नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल ईयर समुद्र विज्ञान में आज का जो आपका टॉपिक है वो है आंध्र महासागर की धाराएं। आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर धाराओं पे प्रश्न पूछा जाता है तो अटलांटिक महासागर के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अटलांटिक महासागर की धाराओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, धाराएं दो प्रकार की हैं, या तो गर्म होगी या ठंडी होगी। तो बेसिकली तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के पास में जो धाराएं बहेंगी वो गर्म धाराएं होंगी, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हैं जहां यहाँ ठंडी धाराएं होती हैं, जिनका कारण व्यापारिक या पछुआ पवनों की स्थिति हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की, जो कि एक गर्म धारा है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विकसित होती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से, जहाँ पर कनारी ठंडी धारा का जल इसे धकेलता है और यह व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, जैसे कि ये वाली जो ऊपर वाली है पूर्व से पश्चिम इस दिशा में बह रही है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में जो है वो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, जो कि गर्म धारा है। यह गर्म जल धारा है जिसका जल खारा होता है। जैसे ही यह धारा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है, इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है तथा उसे पार करने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसका 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है। पहली शाखा एंटीलीज धारा के नाम से जानी जाती है और पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। दूसरी शाखा कैरेबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है, जो युकाटन चैनल तक पहुंचती है। तो ये 2 भागों में विभक्त है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। फिर है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। यह धारा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से अधिक स्थायी तथा प्रबल होती है। वास्तव में यह धारा बेंगुला धारा का ही अग्रभाग है। जैसे उत्तरी विषुवत रेखीय जो धारा थी वो कनारी धारा, जिसको धकेल के पूर्व से पश्चिम की ओर धकेलती है, वैसे ही दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है वो बेंगुला धारा, उसको पश्चिम की ओर धकेलती है। फिर ब्राज़ील के तट के पास पहुंचकर ये धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। प्रथम शाखा उत्तर पश्चिम शाखा के रूप में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से ट्रिनिडाड के पास मिल जाती है और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा ब्राज़ील धारा को जन्म देती है। यह धारा भी व्यापारिक पवन से प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। उसके बाद है प्रति विषुवत रेखीय धारा। जब भूमध्य रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में ये जो है आपकी जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है, ये चलती है पूर्व से पश्चिम, और प्रति विषुवत रेखीय धारा है चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। यह उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य में चलती है। पूर्व में गिनी तट पर इसका अस्तित्व रहता है, इसे गिनी धारा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी भाग में ये लुप्त हो जाती है, परंतु पूर्वी भाग में इसका अस्तित्व बना रहता है। दोनों विषुवत रेखीय धाराओं की तुलना में इसका तापमान अधिक तथा घनत्व कम होता है। वास्तव में ब्राज़ील तट के पास उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। अतः अफ्रीका तट के पास कम जलराशि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति धारा के रूप में प्रति विषुवत रेखीय धारा का आविर्भाव होता है। उसके बाद है आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। गल्फ स्ट्रीम की धारा के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा वाला एरिया है वो ये है। देखिए, यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिम तट तक प्रवाहित होती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेते हैं कि कौन से अक्षांश तक जाती है, उत्तरी अक्षांश तक। तो 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिम तट तक प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा के नाम से जानते हैं। स्पष्ट है कि गल्फ स्ट्रीम एक विस्तृत धारा क्रम है, जो कि विस्तृत भागों की जलवायु को प्रभावित करती है। अगर आप देखें तो इसमें मूल रूप से 3 है। एक है फ्लोरिडा धारा, दूसरी है गल्फ स्ट्रीम और तीसरी है उत्तरी अटलांटिक धारा। एरिया के हिसाब से इनके नाम है। सबसे पहले है तो ये वाली आपकी फ्लोरिडा धारा, इस वाले को कहते हैं फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से हैट्रस अंतरीप के बीच में। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फ्लोरिडा धारा किन के बीच चलती है, तो
फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, ये तो फ्लोरिडा है इसलिए याद रह जाएगा कि फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से हैटरस अंतरिप के बीच तक है, वो है फ्लोरिडा धारा। उसके बाद हैटरस अंतरिप से लेकर ग्रांड बैंक या आप कह सकते हैं न्यू फाउंडलैंड तक जो है उसको कहेंगे गल्फ स्ट्रीम। और ग्रांड बैंक या न्यू फाउंडलैंड के पूर्व तथा पश्चिमी यूरोपीय तट तक उत्तरी अटलांटिक धारा है। उसके बाद अगली जो धारा आती है वो है आपकी कनारी धारा। कनारी धारा, ये वाली एरिया, ये है आपकी कनारी धारा। कनारी धारा एक ठंडी धारा है। अब आप नोटिस करेंगे कि ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी ठंडी धारा है। तो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा कैपवर्ड के बीच में प्रवाहित होती है। वास्तव में कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक धारा का ही बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है, जो स्पेन तट से मुड़कर दक्षिण की ओर कनारी द्वीप से होकर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे अग्रसर होती है। इसकी गति 8 से 30 मील प्रतिदिन होती है। यह धारा विषुवतरेखीय धारा से मिल जाती है। इस धारा की उत्पत्ति में व्यापारिक पवनों का हाथ बताया जाता है कि व्यापारिक पवनों के कारण उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास से जल पश्चिम की ओर हटा लिया जाता है और यह एक ठंडी धारा का रूप धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य है आपका कि इसमें जो हवाएं चलती हैं, यहाँ व्यापारिक पवनें इस तरह से चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें वो धरातल सागर के ऊपर से जो गर्म जल है उसको पश्चिम की ओर ले जाती हैं और नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है। इसीलिए अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो कनारी धारा चल रही है वो एक ठंडी धारा हो जाती है। फिर अगली है आपकी लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की धारा के बारे में बात करते हैं हम। लेब्राडोर धारा भी एक ठंडी धारा है जो बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से प्रारंभ हुई। ये वाली जब प्रारंभ होगी कि ये तो एरिया ही आपका शीत कटिबंध वाला है, इसलिए यहाँ तो तापमान के कारण ये धारा ठंडी जलधारा है। न्यू फाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है और इस सम्मिलन स्थल पर लेब्राडोर धारा के कम घनत्व तथा न्यून लवणता तथा तापमान को गल्फ स्ट्रीम के अधिक घनत्व एवं उच्च लवणता तथा तापमान से अलग किया जा सकता है। लेब्राडोर धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड न्यू फाउंडलैंड तक लाए जाते हैं, जिस कारण जलयानों को अपार क्षति उठानी पड़ती है। लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के सम्मिलन के कारण न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा पड़ता है, जो सागरीय यातायात में भी बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद है अगला आपका ब्राज़ील की धारा। यह एक गर्म जल धारा है, उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। इसका आविर्भाव दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा के सन रॉक के पास ब्राज़ील तट से टकराकर द्विशाखांकन का कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं जैसे ब्राज़ील धारा का उद्भव कहाँ होता है, तो जो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा है वो सन रॉक नाम का स्थान है। वहाँ जब ब्राज़ील के तट से टकराती है तो उसके द्विशाखन के कारण एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवतरेखीय धारा में मिल जाती है, जबकि दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से दक्षिण अमेरिकी तट के समांतर 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक प्रवाहित होती है। इसके बाद पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप विक्षेप बल के कारण तथा पछुआ हवा से प्रभावित होकर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड ठंडी धारा ब्राज़ील धारा से मिलती है। ये वाली है आपकी फॉकलैंड वाली। आगे जो है आपकी 8वीं जलधारा फॉकलैंड की धारा, जो ठंडी है। अंटार्कटिक सागर का ठंडा जल फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। इसका अधिकतम विस्तार 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक पाया जाता है। इस धारा के द्वारा भी अंटार्कटिका क्षेत्र से हिमखंड दक्षिण अमेरिकी तट तक लाए जाते हैं। फिर आपकी दक्षिणी अटलांटिक धारा, ये वाला जो आपके मैपिंग में आप देखें, ये वाला एरिया। जब ब्राज़ील धारा पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेप बल द्वारा पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है तो स्थल के अभाव में पछुआ हवाओं द्वारा प्रेरित होकर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, अंटार्कटिक प्रवाह आदि नामों से संबोधित किया जाता है। यह ठंडी जल की धारा है। और 10वां और अंतिम है आपका बेगुला धारा। यह भी ठंडी धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है और आगे चलकर ये धारा दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा में विलीन हो जाती है। यहाँ पर होगी
यहाँ पर कहीं यह है पेगुला की धारा। तो इस तरह अपने अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ा, जिसमें उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, प्रति विषुवतरेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा और ब्राज़ील की धारा। ये सभी तो हैं आपकी गर्म जल धाराएँ। और इसके अलावा है कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा और फॉकलैंड की धारा, और दक्षिण अटलांटिक धारा और बेगुला की धारा है ठंडी जल धाराएँ। धन्यवाद।